हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 9th ऑफ नवंबर और 9th ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरे 3 या 4 दिन वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से रिटर्न आ जाऊँगा देन आफ्टर अगेन हम लेक्चर रिज्यूम करेंगे और स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। First question, recently which union minister has addressed anti-terrorism conference 2024 organized by NIA? NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्लियर? क्लियर? समझ गए? अब क्या है दोस्तों, एनआईए ने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी और इसका इनॉग्रेशन किया, वीकेंड से एड्रेस किया हमारे अमित शाह जी ने। अमित शाह जी कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर। अब इस एड्रेस में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। इन्होंने क्या बोला कि हम यूनियन गवर्नमेंट जल्दी ही एक नेशनल पॉलिसी निकालेगी। नेशनल पॉलिसी ऑन काउंटर टेररिज्म। मतलब टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी निकालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सर अभी तक पॉलिसी क्यों नहीं निकाली? क्योंकि क्या है दोस्तों कि जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वीकेंड से लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है। वी कैन से इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और दी स्टेट लिस्ट। क्लियर? तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अमित शाह जी ने इसमें एक बात बोली। इसके अंदर क्या बोला कि देखो क्या होता है, जो स्टेट होती है ना, इनकी एक बाउंड्री फिक्स है। ये बाउंड्री के बाहर कोई भी कानून नहीं बना सकती। अगर आपको मालूम है कि कोई मध्य प्रदेश स्टेट है तो वो राजस्थान के लिए तो कानून नहीं बना सकती। राजस्थान के लिए बनाएगी अपनी टेरिटरी के लिए, ऐसे ही मध्य प्रदेश अपनी टेरिटरी के लिए बनाएगा। बट टेररिज्म का कोई बॉर्डर नहीं होता। टेररिज्म का कोई बॉर्डर नहीं होता और इससे फाइट लड़ने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को आना पड़ता है। और यूनियन गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि जल्दी ही एक पॉलिसी निकाली जाएगी, नेशनल पॉलिसी ऑन काउंटर टेररिज्म। और ये अमित शाह जी ने किसमें बोला कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई एंटी टेररिज्म के ऊपर, जो कि ऑर्गेनाइज कराई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जिसको एड्रेस किया हमारे अमित शाह जी ने। क्लियर? याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु वॉज कन्फर्ड दी 3rd रोहिणी नैयर प्राइज 2024। तो देखो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये है अनिल प्रधान। कौन है दोस्तों? अनिल प्रधान। अब अनिल प्रधान को ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा? रोहिणी नैयर प्राइज 2024। इसमें 10 लाख की प्राइज मिलती है। क्लियर? अब इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनको रोहिणी नैयर अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इन्होंने रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए और एजुकेशन एनहांस करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया है। और ये सोशल वर्कर हैं। इवन इन्होंने स्टीम का काम किया है। अरे सर, स्टीम क्या मतलब? भाप नहीं, स्टीम का मतलब कुछ और है। इसका फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। वी कैन से इन्होंने इतना अच्छा काम किया है रूरल एरिया में। इन 4 सब्जेक्ट को एनहांस करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वी कैन से बच्चों की कैपेबिलिटी एनहांस करने के लिए, उनका माइंड डेवलप करने के लिए इन 4 सब्जेक्ट दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इन्होंने काम किया है। और कई सारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इन्होंने काम किया है। और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। कहाँ के? और इनको अवार्ड दिया गया कौन सा? रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया है, जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपीस। क्लियर? और इनका नाम क्या है? अनिल प्रधान। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग? याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग क्या होती है? देखो, एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग आपने कई सारी फार्मिंग सुनी होगी। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग सुनी होगी, प्रिसीजन फार्मिंग सुनी होगी आपने, इवन आपको एनिमल हस्बेंड्री मिक्स फार्मिंग के बारे में भी सुना होगा।
बट मुझे लगता है कि आपने ये पहली बार सुना होगा एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग। अब ये क्या है? तो क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7th सेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? 7th सेशन चल रहा था और इसमें ये टर्मिनोलॉजी आई एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग। अब इसका मतलब है साइमल्टेनियसली यूज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग एंड सोलर एनर्जी जनरेशन। क्या है दोस्तों कि फार्मिंग के साथ साथ जब हम किसान की खेती पर सोलर सेल भी लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग। क्या है दोस्तों कि जब खेत होते हैं उनमें अपन सोलर सेल लगा देते हैं और फार्मिंग के साथ सोलर एनर्जी को भी जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रोवोल्टाइक फार्मिंग। तो समझ गए, याद रखोगे। तो ये क्या है कि साइमल्टेनियसली यूज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग एंड सोलर एनर्जी जनरेशन। अब थोड़ा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में सेटअप हुई थी। क्लियर? और किसके एफर्ट से? इंडिया और फ्रांस के एफर्ट से ये सेटअप हुई थी और इसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम में। कहां पर है इसका हेड ऑफिस? गुरुग्राम में। और अभी इसके प्रेसिडेंट फिर से इंडिया से ही प्रेसिडेंट फिर से बन गए हैं और उनका नाम याद रखना, उनका नाम है खन्ना। क्या नाम है? खन्ना। क्लियर? और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अनिल माथुर को। अनिल माथुर को। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2024। तो नेशनल कैंसर डे अवेयरनेस डे कब पड़ता है? तो दोस्तों ये पड़ता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये तो नेशनल है, पर आप ये भी बताइए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब पड़ता है? तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड कैंसर डे पड़ता है, वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी को। कब है? 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे है। क्लियर? और जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पड़ता है 7 नवंबर को। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है? तो देखो, अवेयरनेस से पता चल गया होगा कैंसर की अवेयरनेस को एनहांस करना। क्लियर? दूसरा मोटिव क्या है? देखो, एनहांस अवेयरनेस ऑफ कैंसर, कैंसर की अवेयरनेस को एनहांस करना। क्लियर? देन आफ्टर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। देन आफ्टर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। क्लियर? डिटेक्शन। देन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। कभी भी कोई भी कैंसर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये 3 टर्मिनोलॉजी का यूज जरूर करके आना। क्लियर? तो ये 7 नवंबर को पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2024। देखो, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब पड़ता है? 2024 का। तो ये पड़ता है दोस्तों 8 नवंबर को। 8 नवंबर को। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है? तो देखो, इसका मेन मोटिव होता है, आप जानते हो एक्सरे की खोज हुई थी, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे कब हुई थी? 1895 में। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, और किसने? बाई रोटंजन। क्लियर? इन्होंने खोज करी थी। क्लियर? याद रखना। अब दोस्तों इसकी थीम क्या है? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये भी बताइए इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है रेडियोग्राफर सीइंग दी अनसीन। देख रहे हो कि इसका मतलब ये है कि जो रेडियोग्राफर होता है वो भी चीज देख सकता है एक्सरे का यूज करके जो चीज हमें दिखती नहीं है। जो चीज हमें दिखती नहीं है वो चीज भी रेडियोग्राफर देख सकता है एक्सरे के जरिए। जैसे आप जानते हो एमआर होता है, ठीक है, सीटी स्कैन होता है, एक्सरे कराते हो आप, वो भी होता है। क्लियर? तो एक्सरे का कितने यूजिबिलिटी है और ये दिन पड़ता है 8 नवंबर को। याद रखोगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री हैज प्रपोज टू बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर। देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये डिसीजन इस कंट्री ने बहुत अच्छा लिया है। इवन इंडिया में भी ये होना चाहिए,
क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है ना, वो सिर्फ ओनली मोबाइल की यूजेबिलिटी कारण हो रहा है। आप बच्चे को जितना मोबाइल दोगे ना, उसका माइंड उतना ही डाउन होते जाएगा। अगर उसका माइंड डेवलप करना है तो उसको इनोवेटिव चीज़ें दिखाइए, उसको इनोवेटिव चीज़ें सिखाइए, बुक्स पढ़ाइए। आप उसको मोबाइल देकर इवन उसका माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्लियर? उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो दूसरी चीज से। जो मेन चीज हमें दिखाना चाहिए अंडर 18 ईयर, उस चीज को, किताबों को जो दिखाना चाहिए, आप उसे मोबाइल देकर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके माइंड का डेवलपमेंट रोक रहे हो मोबाइल देकर। और ये एक कंट्री है जिसने बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया है कि 16 ईयर से कम बच्चों का मोबाइल, सोशल मीडिया का यूज करना बैन कर दिया जाएगा। क्लियर? और ये कौन है? ये है एंथनी अल्बेनीज। क्लियर? और ये कौन है? ऑस्ट्रेलियन पीएम है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के पीएम है। और इन्हीं ने डिसीजन लिया है कि 16 ईयर से कम बच्चे का सोशल मीडिया यूज करना बैन कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इतना बेस्ट डिसीजन लिया है कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चों का माइंड डेवलप करने के लिए, और मुझे लगता है कि इंडिया में बच्चों का माइंड डेवलप होना चाहिए और मोबाइल की यूजेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। इवन मोदी साहब और जो बड़े बड़े हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा कोई कानून लाए कि जो अंडर 18 ईयर एज के बच्चे हैं उनका मोबाइल बैन कर दिया जाए, मोबाइल यूजेबिलिटी बैन कर दिया जाए। इवन जैसे स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था जिसमें लोगों की मेंटलिटी पर इफेक्ट करा था, ऐसे ही इंडिया के पेरेंट्स की मेंटलिटी पर इफेक्ट करने के लिए ऐसा कानून लाओ जो कि बच्चों का मोबाइल की यूजेबिलिटी कम हो जाए। क्लियर? तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इंडिया हैज लॉन्च ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार एट विच प्लेस ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि बताइए पूर्वी प्रहार कहां पर ये एक्सरसाइज हुई है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस क्या है? मतलब तीनों फोर्स। कौन सी? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। क्लियर? ये तीनों फोर्स मिलके एक एक्सरसाइज करी है। क्या करी है? मिलिट्री एक्सरसाइज। और कहां पर करी है? ये मेन है, ये करी है ईस्टर्न लद्दाख में। अब ईस्टर्न लद्दाख में क्यों करी है? जैसे कि आप जानते हो कि ईस्टर्न लद्दाख में 2020 से चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था। क्लियर? ईस्टर्न लद्दाख में मैंने कई सारे पॉइंट बताए, दीपसांग, धेमचौक, गलवान वैली, क्लियर, नॉर्थ एंड साउथ पेंगोंग लेक, ये सारे डिस्प्यूटेड पॉइंट बन गए थे, स्टैंड ऑफ पॉइंट बन गए थे। इवन फिर क्या हुआ? ब्रिक्स की समिट हुई कजान रशिया में, जहां पर दोनों की बायलैटरल मीटिंग हुई, किस किस की? मोदी साहब की और सी जिनपिंग की, और ये स्टैंड ऑफ का इशू रिजॉल्व कर दिया। इवन चाइना के जो सोल्जर है वो अपनी टेरिटरी में चले गए, इंडियन के सोल्जर अपनी टेरिटरी में आ गए। अब क्या किया? जैसे ही ये रिजॉल्व हुआ, पेट्रोलिंग स्टार्ट हुई धेमचौक और देपसांग एरिया में, तो वैसे ही एक एक्सरसाइज वी कैन से लॉन्च कर दी, जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, और तीनों फोर्स की। कहां पर? लद्दाख एरिया में। क्लियर? याद रखोगे? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज टॉप इन क्यूएस साउथ एशियन कंट्री रैंकिंग। देखो साउथ एशियन कंट्री में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी आई है? तो वो आई है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली साउथ एशियन कंट्री में नंबर 1 यूनिवर्सिटी आई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अब क्या है, आप ये बताइए सर कि क्यूएस एशियन रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? तो एशियन रैंकिंग में देखा जाए, एशियन कंट्री में, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी सबसे नंबर 1 आई है, सबसे नंबर 1 आई है। और ये कहां पर है? ये बीजिंग चाइना में है, बीजिंग चाइना के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 आई है। और अगर देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली की रैंक है 44th और आईआईटी बॉम्बे की है 48th एशिया के अंदर। और अगर साउथ एशियन कंट्री में देखा जाए तो हमारी आईआईटी दिल्ली नंबर 1 है। क्लियर? क्लियर? इतना याद रखोगे तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। वीकेंड से 9 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करना चाहूँगा
कि मेरे 3 या 4 दिन वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं, तो पेशेंस रखें। जैसे ही मैं उस सिटी से रिटर्न आता हूं आपके लिए फिर से लेक्चर रिज्यूम कर दूंगा और इतना फोर्सला, इतना नए नए टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगा कि आप भी खुश हो जाओगे। क्लियर? चलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।